So, hey guys, and welcome again back to my channel. तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर 2 ऑफ फिज़िक्स जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इससे पहले हम लोग ने चैप्टर 1 कवर कर लिया है, जो कि आप लोग चैनल में जाके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा। बाकी हम लोग ने और भी कुछ चैप्टर्स को कवर कर रखा है, तो वो सब आप जाके देख सकते हैं। तो अब हम लोग अपना एनसीईआरटी एक एक लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और उसको समझते चलेंगे और पूरा चीज़ समझेंगे सिर्फ एनसीईआरटी से। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। इन चैप्टर 6 एंड 8 क्लास 11 द नोशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो 11th क्लास के 6th और 8th चैप्टर्स में पोटेंशियल एनर्जी इंट्रोड्यूस किया गया था। When an external force does work in taking a body from a point to another against a force like spring force or gravitational force, that work gets stored as a potential energy of the body. तो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, इसके वर्ड में ही उसका मीनिंग छुपा है कि बॉडी में कितना पोटेंशियल है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी बॉल को नीचे से हम लोग ऊपर लेके आए तो फिर ये बॉल नीचे गिरना इसका पोटेंशियल है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गया। ठीक है। उसी प्रकार अगर कोई स्प्रिंग है और इसको इधर की ओर ढकेल दिया गया तो इसमें भी कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। तभी अगर स्टोर हो जाएगा, क्योंकि जब जैसे ही हम लोग फोर्स हटाएंगे ये वापस इधर आना चाहेगा, तो इसको कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। और इसमें कितना स्टोर्ड होता है, स्प्रिंग के केस में होता है हाफ kx², जहाँ पे x ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। और इसमें कितना होता है mgh, ये तो पता ही है। ठीक है। When the external force is removed, जैसे external force हटाएंगे, the body moves gaining kinetic energy and losing an equal amount of potential energy। जो मैंने यहाँ कहा कि जैसे ही इधर से फोर्स हटाएंगे स्प्रिंग से तो बॉडी वापस पीछे आएगा, वो भी काइनेटिक एनर्जी गेन करके। द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज इज थस कंजर्व्ड, इसलिए इसका जो सम है वो कंजर्व्ड होता है। इसी को कहते हैं मैकेनिकल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है। फोर्सेज ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इन टाइप के फोर्सेस को क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। Next is Coulomb force. Coulomb force between two charges is also a conservative force. Coulomb force भी एक conservative force है, so ये भी important है। This is not surprising since both have inverse square dependence। हाँ, क्योंकि surprising नहीं, क्योंकि जैसे इसमें कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी अपना कंजर्वेटिव होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा होता है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो भी 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है, और कूलम्स भी लॉ भी होता है इसीलिए। एंड डिफर मेनली इन द प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स, और सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट्स में ही डिफर करता है। द मासेज इन द ग्रेविटेशनल लॉ आर रिप्लेस्ड बाई चार्जेज इन कूलम्स लॉ। हाँ, सिर्फ ये होता है कि जैसे कूलम्स लॉ में क्या है, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², और ये कूलम्स लॉ में हो गया। ठीक है। और ग्रेविटेशनल क्या होता है, F बराबर G m1 m2 अपॉन r²। तो इसलिए जब हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर भी पढ़ते हैं
तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, हम लोग तो ये चैप्टर पढ़ चुके हैं। तो इसी की तरह सब चीज़ काम करता है। सिर्फ यहाँ पे किसको किससे रिप्लेस कर दिए, Q को रिप्लेस कर दिए हैं M से, K को रिप्लेस कर दिए G से, K को रिप्लेस कर दिए हैं G से। तो एकदम सिमिलर सा सिचुएशन है, एकदम सिमिलर सा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। Thus, like the potential energy of the mass in a gravitational field, we can define electrostatic potential energy of charge in an electrostatic field. तो जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं एक चार्ज के लिए। कंसिडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E ड्यू टू सम चार्ज कॉन्फ़िगरेशन। किसी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन के कारण एक इलेक्ट्रोस्टैटिक E कंसिडर करो। फर्स्ट, फॉर सिंप्लिसिटी, कंसिडर द फील्ड E ड्यू टू अ चार्ज Q प्लेस्ड एट ऑरिजिन। तो इन सिंप्लिसिटी के लिए पहले तो एक Q है वो चार्ज ऑरिजिन पे। नाउ इमेजिन दैट वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज स्मॉल q फ्रॉम अ पॉइंट कैपिटल R to a point P against the repulsive force on it due to charge capital Q। तो इसमें एक्चुअली में ये कह रहा है कि जैसे मान लेते हैं एक चार्ज है, वो ऑरिजिन पे रखा हुआ है Q, ठीक है, और फिर क्या, इमेजिन दैट वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज Q फ्रॉम अ पॉइंट R। तो यहाँ पे मान लेते हैं एक टेस्ट चार्ज है छोटा सा Q और ये पॉइंट है R, और इसको P तक लाना है। मान लेते हैं P इधर है, तो इसको इधर लेके आना है, ठीक है, और अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन इट ड्यू टू चार्ज Q, और इसके कारण इस पर रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक है, ऑफ कोर्स। विथ रेफरेंस टू फिगर 2.1, हाँ ये रहा फिगर 2.1, कि एक चार्ज है कैपिटल Q ये वाला, और इस Q को R से P पे लाना है। दिस विल हैपन इफ Q एंड कैपिटल Q एंड स्मॉल q आर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। फॉर डिफाइनेटनेस लेट अस टेक, दोनों को पॉजिटिव मान लेते हैं, ठीक है। Two remarks may be made here. First, we assume that the test charge small q is so small that it does not disturb the original configuration. हाँ, पहले तो ये हम लोग कुछ assumptions लेंगे कि small q बहुत छोटा है, namely the charge capital Q at the origin, or else we keep q fixed at the origin by some unspecified force. Second, in bringing the charge small q from R to P, we apply an external force F external, just enough to counter the repulsive electric force Fe, that is F external is equals to minus Fe। तो एक्चुअली में जो जिस फोर्स से हम लोग इसको इधर ला रहे हैं, वो जस्ट इस फोर्स, ये जो फोर्स लगा रहा है उसको मान लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे, क्या माना है, Fe मान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग को कौन सा फोर्स लगाना है, हम लोग को जस्ट इसके बराबर लगाना है F एक्सटर्नल, मतलब कि एकदम धीरे धीरे हम लोग ला रहे हैं। और अगर ऐसा कर रहे हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नेट फोर्स ज़ीरो है, तो किस, अगर F नेट ज़ीरो होता है, इसका मतलब क्या होता है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो है, और एक्सेलरेशन ज़ीरो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से हम लोग इधर से इधर ला रहे हैं, ठीक है। तो ये लाइन भी इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम लोग आगे देखेंगे कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं लाते हैं तो क्या होता है, वो सब वगैरह वगैरह। दिस मीन्स देयर इज़ नो नेट फोर्स ऑन और एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज स्मॉल q when it is brought from capital R to P, that is it is brought with infinitesimally slow constant speed। जो मैंने कहा कि इसको स्लोली ला रहे हैं with a constant speed। ये याद रखना है, ये याद रखना है।
ठीक है. In this situation, work done by the external force is the negative of the work done by the electric force and gets fully stored in the form of potential energy of the charge small q. If the external energy force is removed on reaching P, the electric force will take the charge away from Q. हाँ, अगर force हटा देंगे तो Q से दूर चले जाएगा. The stored energy at P is used to provide kinetic energy, और उसमें kinetic energy आ जाएगा to the charge small q in such a way that the sum of the kinetic and potential energy is conserved. और इन दोनों का सम कंजर्व्ड रहना चाहिए. इसीलिए जैसे ही मान लेते हैं कि इसको P तक ले आए और फिर उसके बाद F एक्सटर्नल हटा दिए, ठीक है, तो ये Q वापस पीछे ढकलाने लगेगा इसके कारण, और ढकलाने लगेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी घटने लगेगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगेगा, तो ये वेलोसिटी इसका बढ़ने लगेगा. Thus, work done by external forces in moving a charge small q from r to p is, ये होता है work done from r to p, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, is given by integration r to p f external dot dr, और इसको माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक डॉट डी आर बोल सकते हैं क्योंकि एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एफ ई. दिस वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. एट एवरी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड a particle with charge small q possesses a certain electrostatic potential energy. This work done increases its potential energy by an amount equal to potential energy difference between points r and p. Thus, potential energy difference बराबर क्या हो जाएगा, u at p minus u at r is equals to work done from r to p. ये है बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन एक, ठीक है. इसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं. एट एवरी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड अ पार्टिकल विद चार्ज क्यू पोजेसेस अ सर्टेन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. दिस वर्क डन इंक्रीजेज इट्स पोटेंशियल एनर्जी बाय एन अमाउंट इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स आर एंड पी. तो वही कह रहा है कि मतलब जब इसको इधर से लाने में जो वर्क डन हम लोग करेंगे तो इसका पोटेंशियल एनर्जी उसमें गेन होगा. तो वर्क डन किस में चेंज हो जाएगा, उसके पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है, जैसा कि यहाँ पे लिखा था. चलो आगे देखते हैं. हाँ ये रहा. दिस वर्क डन इज अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट्स स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी. ये रहा. नेक्स्ट, नोट हेयर दैट दिस डिस्प्लेसमेंट इज इन एन अपोजिट सेंस टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हेंस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव. इसको नोट करना है कि मतलब वर्क डन जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से वो नेगेटिव आएगा. क्यों आएगा, क्योंकि हम लोग फोर्स के अपोजिट उसको ला रहे हैं. Therefore, we can define electrostatic potential energy difference between 2 points as the work required to be done by an external force in moving charge q from one point to another for electric field of an arbitrary charge configuration. तो एक चीज़ यहाँ पे समझना ज़रूरी है क्या, कि electrostatic potential energy difference is a different thing or potential energy, सिर्फ potential energy is a different thing और potential energy difference is different thing. ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये भी हम लोग को समझ में आने वाला है. तो यहाँ पे तो अभी डिफरेंस लिखा हुआ है. पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इज यू पी माइनस यू आर इज इक्वल्स टू वर्क done from R to P. Two important comments may be made at this stage. क्या क्या? The right side of equation 2.2, ये रहा equation 2.2, तो इसका राइट साइड मतलब ये वाला साइड, इसके बारे में क्या बोल रहा है, डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. हाँ ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है ऑफ द चार्ज. It means that the work done by an electrostatic field in moving a charge from one point to another depends only on initial and final points
and is independent of path taken to go from one point to other। तो मतलब इसमें क्या रहा है कि सिर्फ ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, तो जो वर्क डन है वो पाथ डिपेंड नहीं कर रहा है, वो पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। मतलब कि इस चार्ज को तुम आर से पी ऐसे ले आओ या इधर घुमा के ले जाओ या कहीं भी ऐसे ऐसे घुमा के पी तक ले जाओ, उससे कोई मतलब नहीं है, वो आर से पी ही आना चाहिए। सो अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। दिस इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स। ये कंजर्वेटिव फोर्स का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है। The concept of the potential energy would not be meaningful if the work dependent on the path। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी मीनिंगफुल नहीं होगा, देखो अगर वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं होगा तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब भी मीनिंगफुल नहीं होगा, ठीक है। द पाथ इंडिपेंडेंस ऑफ वर्क डन कैन बी एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड can be proved using the Coulomb's law. We omit this proof here. Next, third point में क्या है? Second point, sorry. Equation 2.2 defines potential energy difference in terms of the physical meaningful quantity work। तो जैसे ये इक्वेशन था, ये वाला इक्वेशन, तो इसके बारे में बात कर रहा है कि ये वर्क और इस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस के बीच में एक मीनिंगफुल रिलेशन बता रहा है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इसको याद रखना है, पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस में डिफरेंस है। क्लियरली पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे आता है पोटेंशियल एनर्जी का टर्म, सो डिफाइंड इज अनडिटरमाइंड टू विद इन एन एडिटिव कांस्टेंट। What this means is that the actual value of potential energy is not physically significant। तो जो potential energy हम लोग ऊपर निकाले हैं, तो यहाँ पे वही कह रहा है कि potential energy जो difference निकाले हैं, तो यहाँ पे कह रहा है कि this means is that the actual value of potential energy, मतलब potential energy का actual value physically significant नहीं है, क्योंकि हम लोग जो potential energy का difference निकाले हैं वो किसके टर्म्स में निकाले हैं? वर्क डन के टर्म्स में। अगर इसको डायरेक्ट निकालना होता तो पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में नहीं निकाल लेते, इसीलिए वो बता रहा है कि वो फिजिकल सिग्निफिकेंट नहीं है। इट इज़ ओनली द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट इज़ सिग्निफिकेंट। हाँ, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो सिग्निफिकेंट मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसका डिफरेंस इम्पॉर्टेंट है। वी कैन ऑलवेज ऐड एन आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट अल्फा टू द पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी पॉइंट सिंस दिस विल नॉट चेंज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। वही कह रहा है कि अगर पोटेंशियल एनर्जी मान लेते कहीं का ये है, उसमें मतलब अल्फ़ा ऐड कर दिए, ठीक है, तो दूसरे में का जो है उसमें भी अल्फ़ा ऐड कर देंगे, लेकिन उसका जो डिफरेंस आएगा वो हमेशा यही आएगा ऑलवेज। और ये किसके बराबर होगा? वर्क फ्रॉम आर टू पी, ठीक है। पुट इट डिफरेंटली, देयर इज़ अ फ्रीडम इन चूजिंग द पॉइंट वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज ज़ीरो। तो इससे हमें क्या फ्रीडम मिल जाएगा कि हम लोग कहीं भी पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो मान लेंगे और उसके हिसाब से पूरा हम लोग डिफरेंस डिफाइन कर सकते हैं। अ कन्वीनियंट चॉइस इज़ टू हैव इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो एट इन्फिनिटी। कन्वीनियंटली हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग इन्फिनिटी पे ज़ीरो मान लेते हैं। विद दिस चॉइस इफ़ वी टेक द आर एट इन्फिनिटी वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 2.2 दिस। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। ठीक है। सिंस द पॉइंट पी इज आर्बिट्ररी, इक्वेशन 2.3 प्रोवाइड्स अस विद अ डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और ये है पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन। तो इसको मैं ही डिफ़ाइन कर देता हूँ बुक्स पढ़ने से पहले। तो इसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो यहाँ पे एक एक करके समझना है। इन्फिनिटी से हम लोग चार्ज को पी पे ला रहे हैं, तो उसको ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, इफ़ वी ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to point P slowly, then the work done by the external
फोर्स इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। इसमें देखते क्या लिखा है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज क्यू एट अ पॉइंट इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज कॉन्फ़िगरेशन इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। जो मैंने कहा कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो सो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन। किसका हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। मतलब कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब कि जब चार्ज स्टैटिक मतलब एक जगह हो तो उसका पोटेंशियल कैसे लिखते हैं, तो उसका हम लोग ने कुछ झलक यहाँ पे देखा है। अब उसको थोड़ा और डेप्थ में पढ़ते हैं। ठीक है, कंसिडर एनी स्टैटिक चार्ज कन्फिग्रेशन। कोई भी स्टैटिक चार्ज कन्फिग्रेशन कंसिडर कर लो। जैसे हम कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पे Q रखा है और यहाँ पे भी Q रखा है। फॉर एग्जांपल, वी डिफाइन potential energy of a test charge Q in terms of the work done on the charge Q। तो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज Q का पोटेंशियल एनर्जी किसके टर्म्स में डिफाइन करते हैं? वर्क डन ऑन द चार्ज Q। मतलब कि अगर कोई चार्ज Q है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिफाइन करेंगे? इस पे कितना वर्क किया गया। तो इस पे कितना वर्क किया गया, वर्क डन। दिस वर्क इज ऑब्वियसली प्रोपोर्शनल टू Q, और ये Q के प्रोपोर्शनल होगा ऑफ कोर्स, सिंस द फोर्स एट एनी पॉइंट इज QE, वेयर E इज द इलेक्ट्रिक field at that point due to the given charge configuration. It is therefore convenient to divide the work by the amount of charge Q so that the resulting quantity is independent of Q. In other words, work done per unit test charge is characteristic of electric field associated with the charge configuration. This leads to the idea of electrostatic potential V due to the given charge configuration. अब समझना है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा, उसको हम लोग U के टर्म्स में लिखते हैं, वो अलग चीज़ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज़ अ डिफरेंट थिंग। वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मतलब ये कह रहा है कि जैसे कोई वर्क है, ठीक है, वो Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वर्क डन। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसको अगर हम लोग Q से डिवाइड कर दे तो एक Q से इंडिपेंडेंट टर्म आना चाहिए, और जो टर्म आता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो इतना भी कुछ था नहीं समझने लायक, अब आगे पढ़ते हैं। वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट R टू P। हाँ, अब समझते हैं। तो इसमें क्या कहा मैंने कि वर्क को Q से डिवाइड कर देंगे तो V आ जाएगा। तो वर्क कितना होता है? UP माइनस UR। इसको Q से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा VP माइनस VR। So this is important. ठीक है, where VP and VR are the electrostatic potentials at P and R respectively. Note as before that it is not the actual value of potential, but the potential difference is that is physically significant. If, as before, we choose the potential to be zero at infinity, तो देखना क्या बन जाएगा। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस इज द कीवर्ड। तो दोनों में अंतर पता चलेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा है, लेकिन यहाँ पे कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लिखा है नहीं, यहाँ पे सिर्फ चार्ज Q लिखा था। यहाँ पे चार्ज Q सिर्फ लिखा था। ठीक है, सो दिस वाज इम्पॉर्टेंट दीज पॉइंट्स। तो अब देखना क्या हो जाएगा।
In other words, the electrostatic potential at any point in a region with electrostatic field is the work done in bringing a unit positive charge without acceleration from infinity to that point. तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जैसे अगर इधर ये ज़ीरो हो गया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला बन जाएगा u एट p बराबर q इंटू v एट p. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इसको ऐसे समझना है. नेक्स्ट, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. हाँ, तो ये डिफिनेशन हो गया. नेक्स्ट, द क्वालिफाइंग रिमार्क्स मेड अर्लियर रिगार्डिंग पोटेंशियल एनर्जी also apply to the definition of potential. To obtain the work done per unit test charge, we should take an infinitesimal test charge dq, obtain the work done dw in bringing it from infinity to the point, and determine the ratio dw by dq. Also, the external force at every point of the path is to be equal and opposite to the electrostatic force on the test charge. ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया. अब मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ. ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि पोटेंशियल वर्क और पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये तीनों मतलब कुछ हद तक सेम से लग रहे थे. मतलब कि इनमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं था. एक दूसरे से ही मतलब एक रिलेशन से ही दूसरा रिलेशन आ रहा था. तो फिर इन तीनों के बीच में एक ऐसा रिलेशन क्यों ना लिख दिया जाए जिससे पूरा काम ही आसान हो जाए. तो हाँ, वैसा रिलेशन लिखा जा सकता है. तो इसको हम लोग साइड में कहीं लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं. ठीक है, इस जगह पे यहाँ पे लिख लेते हैं. एक रिलेशन बताते हैं. ठीक है, रिलेशन बिटवीन वर्क डन पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल. ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फील्ड इन ब्रिंगिंग अ चार्ज slowly is equals to delta u is equals to q into delta v. ये होता है. ठीक है, जहाँ इसको बोलते हैं हम लोग टेस्ट चार्ज. टेस्ट चार्ज, और ये किसके कारण आता है? सोर्स के कारण. डन, इसको रिमेंबर रखना. ठीक है, अब हम लोग देखते हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. ठीक है, मतलब पॉइंट चार्ज के कारण क्या पोटेंशियल आता है. तो यहाँ पे वही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात करने वाले हैं. कंसिडर पॉइंट चार्ज कैपिटल Q एट द ऑरिजिन. फॉर definiteness, take Q to be positive. We wish to determine the potential at any point P with position vector R from the origin. तो कुछ इस टाइप का फिगर है. ठीक है, तो इस पे हम लोग सारा ऑपरेशंस करने वाले हैं. मतलब कि यहाँ पे ऑरिजिन पे पॉइंट चार्ज है प्लस Q, और इस पॉइंट पे P पॉइंट पे हम लोग इसका पोटेंशियल निकालने वाले हैं. For that we must calculate the work done in bringing a unit positive test charge from infinity to the point P for Q greater than 0. The work done against the repulsive force on the test charge is positive. तो हम लोग इन्फिनिटी से P तक लाएंगे. ठीक है, किसी टेस्ट चार्ज को. तो उसके लिए हम लोग उसका पोटेंशियल निकालेंगे पॉइंट चार्ज के कारण. ठीक है, और फॉर Q greater than 0 the work done against the repulsive force on the test charge is positive. और अगर Q मतलब पॉजिटिव है
तो उसके लिए वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, ठीक है। सिंस वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, वी चूज अ कन्वीनियंट पाथ अलॉन्ग द रेडियल डायरेक्शन फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट पी। तो हम लोग एक सीधा डायरेक्शन में उसको लेके आ रहे हैं, क्योंकि पाथ इंडिपेंडेंट है तो हम लोग कैसे भी ला सकते हैं, तो हम लोग ऐसे ला रहे हैं। At some intermediate point P dash on the path, the electrostatic force on a unit positive charge is this. इसको कैसे लिखा है, Q अपॉन 4πε0 R डैश स्क्वायर। R डैश क्या है, ये डिस्टेंस है, ठीक है। और वो पॉइंट कौन सा है, ये P डैश है। तो यहाँ पर इसका फोर्स बताया, ये वेयर R डैश इज यूनिट वेक्टर अलॉन्ग OP डैश वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स फ्रॉम दिस डिजीज। तो अब डेल्टा वर्क डन निकाला फ्रॉम R डैश टू R डैश प्लस डेल्टा R डैश, तो ये आया, ठीक है। अब द नेगेटिव साइन अपीयर्स बिकॉज ऑफ डेल्टा R डैश टू बी नेगेटिव, डेल्टा W इज पॉजिटिव, टोटल वर्क डन W बाय एक्सटर्नल फोर्स इज ऑब्टेन्ड इंटीग्रेटिंग दिस। तो आपको ये सब नहीं याद रखना, आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना। दिस बाय डेफिनेशन पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज Q, दिस बाय डेफिनेशन इज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू द चार्ज Q। तो फॉर्मूला ये आया, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। वैसे ही इसमें एप्सिलॉन नॉट के टर्म्स में दिया हुआ है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, V बराबर, ऐसे इजी रहेगा, V बराबर KQ अपॉन R, या स्मॉल r, मतलब R जिस भी टर्म्स में हो, और K की जगह क्या पुट कर देंगे, K होता है कितना, 1/4π एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वेशन 2.8 is true for any sign of charge Q. So we considered Q greater than 0 in its derivation. For Q less than 0, V less than 0, that is work done per unit positive test charge in bringing it from the infinity to the point is negative. अगर Q less than 0 होता तो work done जो होता वो negative आ जाता। This is equivalent to saying that work done by the electrostatic force in bringing the unit positive charge from infinity to point P is positive. इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अगर Q इसके लिए नेगेटिव है तो ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के कारण नेगेटिव होगा, ये समझना है। तो ये यहाँ पे कीवर्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसके कारण है यहाँ पे पॉजिटिव, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझाते हैं। अगर ये Q है कहीं पे रखा हुआ और किसी पॉइंट चार्ज को हम लोग इधर ला रहे हैं, ठीक है, मान लेते हैं Q को, ये टेस्ट चार्ज है, ठीक है, इसको हम लोग इन्फिनिटी से ला रहे किधर, P पॉइंट पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब Q और इस Q, ये पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और ये माइनस Q है, ठीक है। अगर तो माइनस Q इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस तरफ लगाएगा, इसी तरफ लगाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण वर्क डन कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ पे वही लिखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण। लेकिन एक्सटर्नल फोर्स क्या लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स इसके जस्ट अपोजिट लगाएंगे और उसके कारण वर्क डन नेगेटिव आएगा। तो अब क्लियर हो गया होगा पूरा बात कि यहाँ पे नेगेटिव लिखा है, यहाँ पे पॉजिटिव लिखा है, तो इसको भी हाईलाइट कर देते हैं। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज नेगेटिव, ओके, समझ में आ गया। दिस इज एज इट शुड बी, सिंस फॉर Q लेस देन 0 द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टिव।
सो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन। वही मैंने जो बताया वही इसमें बता रहा है। फाइनली we note that equation 2.8 is consistent with the choice that potential at infinity be 0। तो हाँ, फिगर 2.4 shows the पोटेंशियल, मतलब ये ग्राफ बताया है, ठीक है। v और e को सेम ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है वर्सेस r, ठीक है। हाँ, तो ये ग्राफ है एक दिया हुआ, ये एग्जांपल पढ़ना है खुद से। अब हम लोग पढ़ेंगे ये पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए तब तक इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, और चैनल को भी फर्दर अपडेट्स के लिए आप लोग सब्सक्राइब रख सकते हैं। और बाकी अगर कोई भी सजेशन या डाउट हुआ तो वो कमेंट कर सकते हैं, और मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो तब तक के लिए इतना ही, बाय।